द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको ले चलेंगे फिर से उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की एक ख़ास बात है कि गुड और बैड किसी न किसी कारण से वो न्यूज़ में हमेशा रहता है। और आजकल जो हो रहा है, एक बड़ा भारी कांड हो गया है और वो भी इलाहाबाद में, जिसका नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। वहाँ पे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और एक बागंबरी मठ के मालिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई। अब वो मौत जो है आत्महत्या है या हत्या, इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मज़े की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू में ही कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको आत्महत्या करार देने की, जबकि एक पुलिस के नज़र से देखने में ये बड़ा स्पष्ट हो सकता था कि ये आत्महत्या नहीं लगती है। फिर भी बड़ा जोर दिया गया इस बात पे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो यहाँ तक किया कि रातों रात मीडिया को वो सुसाइड नोट उपलब्ध करा दिया, जो अमूमन शेयर नहीं करते शायद मीडिया से। और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि वहीं से शक की नज़र में आ जाती है हर चीज़, क्योंकि वो कथाकथित सुसाइड नोट 13 पन्ने का था। कभी सुना नहीं होगा आपने, मैंने भी कभी नहीं सुना। और तमाम पुलिस अफसरों से मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि सुसाइड नोट्स इतने लंबे कभी नहीं होते। दूसरी बात ये कि उसमें इतनी काटापीटी थी, 2-2 तारीखें पड़ी थी अलग, कि उन्होंने सुसाइड नोट एक 13 तारीख को लिखना शुरू किया, 13 सितंबर को, फिर अगला हिस्सा 20 सितंबर को लिखा। कभी ऐसा कितने हास्यास्पद बात है किसी के लिए भी ये सोचना कि कोई सुसाइड नोट आदमी इम्पल्स में सुसाइड करता है और छोटा सा लिखता है, वजह मामूली सी, उसमें तो पूरा इतिहास है, वसीयत भी है, सब कुछ है। तो इसी पे शक हो जाना चाहिए था कि ये सुसाइड नोट, जाहिर है अगर किसी का सुसाइड नोट कोई और लिख रहा है तो फिर तो मामला कुछ दाल में काला है। लेकिन ये महंत नरेंद्र गिरी के बारे में एक ये भी बात थी कि उन्हें लिखते नहीं थे, वो पढ़ने के बारे में नहीं पता, लेकिन वो लिखते नहीं थे, लिख पाते नहीं थे या लिखते नहीं थे। लेकिन ये स्पष्ट है कि वो उनकी आदत नहीं थी या उनको लिखना नहीं आता था। बहरहाल वो जब भी उन्हें कोई पत्र लिखना होता था तो उसके लिए 2-3 व्यक्ति थे जो बुलाए जाते थे लिखने के लिए। वो डिक्टेट करते थे, दस्तखत हाँ ज़रूर करते थे। तो ये बात ऐसा नहीं है कि वहाँ के पुलिस वालों से नहीं छुपी है। वहाँ के जो इलाहाबाद के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं अधिकतर, और ख़ास तौर से जो वहाँ के आईजी थे, हैं अभी भी, और एडिशनल एसपी, ये सब लोग उनके भक्त थे, मठ के मालिक। तो जब नरेंद्र गिरी के ये लोग भक्त थे तो इनको जाहिर है, इनको मालूम था, तब भी उन्होंने ये नज़रअंदाज करी बात कि वो लिखते नहीं थे। तीसरी बात, जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तब जब मठ के लोगों ने फ़ोन किया। अब आप सोचिए ज़रा घटनाक्रम किस प्रकार हुआ। ये बकौल उनके है जो मठ के अंदर जो उनके चेले रहते हैं, जो उनकी देखभाल करने में इन्वॉल्व है। उनका कहना ये है कि 12:30 बजे, ये FIR में दर्ज है, महंत जी 12:30 बजे विश्राम करने चले गए। और जब उसके बाद वो चाय के लिए जब उन्हें उठना था, 3 बजे उठते थे वो, जो भी करते हो चाय या नाश्ता के लिए, तो जब वो नहीं निकले तो इन लोगों को लगा क्या बात है, खटखटाया, कोई रिस्पांस नहीं। तब इन्होंने लगभग 4 बजे वो दरवाज़ा तोड़ा, इनका कहना है। और वहाँ देखा कि महंत जी लटके हुए हैं रस्से से, पंखे से बंधे हुए। अब आप देखिए, उन्होंने पहला काम क्या किया कि रस्सा काट करके उनको ज़मीन पर लेटा दिया। एविडेंस तो वहीं से टैंपर होना शुरू हुआ। बहरहाल अब एक और जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस वाले भी जब आए
तो उन्होंने इन चीज़ों के लिए कोई वो नहीं एक्सप्रेस किया कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने ये भी नहीं कोशिश करी, उन्होंने बाकायदा और फैसिलिटेट कर दिया कि उनको वहाँ ठीक से लिटा दिया जाए, और फ़ौरन सुसाइड नोट रिकवर हो गया। उन्होंने दिखा दिया साहब ये लिखा हुआ रखा था। और एक बात जो नज़रअंदाज करी गई कि महंत नरेंद्र गिरी अमूमन जब दिन में रेस्ट करते थे तो अपने बेडरूम में करते थे, लेकिन ये विजिटर्स रूम है वहाँ का, मठ का, तो विजिटर्स रूम में उन्होंने अपने आप को सपोजिटली लटका लिया, अकेले लटका लिया। लेट 80s में थे, 85-87 वर्ष के थे। चलने में भी, सीढ़ी चलने में उनको मदद की ज़रूरत होती थी, नहीं तो ऐसे नहीं चढ़ पाते थे। चलने में भी उनको मदद के साथ चलना पड़ता था। और ये बात वहाँ की पुलिस वाले को अच्छी तरह पता थी। उसके बाद भी ये क्वेश्चन नहीं उठा कि साहब एक अकेला व्यक्ति इस उम्र का जो चल नहीं पाता था बग़ैर सपोर्ट के, उसने ऊंचे पंखे पे रस्सा बांधा। पहले तो रस्सा लाए, रस्सा बांधा और उससे लटक भी लिए खुद, जो मेरा ख्याल कोई यंग आदमी को भी करने में बड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन बाकायदा पुलिस की यही थियरी। उसके बाद अब आप सोचिए 30 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 30 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं होने का मतलब है तमाम चीज़ें जो ब्लड कोएगुलेशन होता है कितनी देर में जमा, ये सारी चीज़ें मिस आउट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो भी बड़ी एम्बिगुअस सी लगती है, जितना बताया गया है मीडिया पे कि साहब उसमें लिख दिया कि एस्फिक्सिएशन से डेथ हुई, यानी कि दम घुटने से। अब दम तो बहुत तरीके से घुट सकता है। जो रस्से से लटका के आत्महत्या करता है उसके स्पेसिफिक कुछ साइंस होते हैं, जो यहाँ के मुझे बड़े रिटायर्ड डीजीपी ने भी बताया, और कई चैनल्स में भी लोग जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड वो बता रहे हैं। तो उसमें कुछ लिगरेशन मार्क्स होते हैं, जहाँ रस्सा बनता है वहाँ पे एक ख़ास किस्म के मार्क लगता है उससे। अगर आप किसी को मार के लटकाएंगे तो वो उसमें निशान नहीं आएगा कि पहले मार दिया जाए और बाद में लटकाया जाए। रस्से से लटक के मरने पे ज़ुबान बाहर आ जाती है, आंखें बाहर पॉप आउट कर जाती हैं। इस तरीके का उसमें कोई जिक्र नहीं है, जो जितना हमें अंश पता लगा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। तो ये सारी जो खामियां हैं ये नेचुरली एक हमें आपको जब शक हो सकता है कि भाई इसका मतलब है कि आत्महत्या नहीं है, कुछ और है। आत्महत्या नहीं है तो क्या है, हत्या ही हो सकती है। लेकिन यूपी के पुलिस वालों ने पूरा प्रयास किया इसको 3 रोज़ तक आत्महत्या डिस्क्राइब करने का। फाइनली चौथे दिन जो है मुख्यमंत्री ने, जब क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर पड़ा, तमाम जो और मठ हैं और ये अखाड़े हैं उनके जो बड़े बड़े हेड्स हैं उन सब ने कहा ना, उन सब ने रिफ्यूज़ कर दिया, और उन्होंने ये शक पैदा किया कि साहब यूपी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए इसकी जांच या तो सीबीआई से हो या जुडिशल इंक्वायरी हो। तो जब इतना प्रेशर पड़ा तो मुख्यमंत्री ने आनन में फ़ौरन सीबीआई को दे दिया, क्योंकि इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 सेट्स ऑफ वकीलों ने भी एक लेटर पिटिशन जो होता है कि पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि इसकी इस तरह का जो कांड ये हुआ है ये हत्या है और हमें पूरा शक है, इसकी जांच हाई कोर्ट के जज के द्वारा करी जाए, सिटिंग जज के, या उनसे मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। बहरहाल अब तो सीबीआई पहुंच भी गई है और घबराए हुए हैं यूपी के वो पुलिस वाले जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, और ख़ास तौर से वो लोग जिनका कि बड़ा घनिष्ठ संबंध था नरेंद्र गिरी से। अब आप देखिए और जो चीज़ें शक पैदा करती हैं, मान नरेंद्र गिरी वाई लेवल की सिक्योरिटी से कवर्ड थे, अभी तक ये इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया, पूछने पर भी नहीं दिया गया कि भाई वो लोग कहाँ थे सिक्योरिटी वाले। वाई और जेड सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, लेकिन उस वक्त वो कहाँ थे किसी को नहीं पता।
और माइंड यू, ये दिन में हुआ है, ये घटनाक्रम बताया जा रहा है दिन का, किसी का पता नहीं। एक जना सुना है वहां से गायब है। अब अरेस्ट किया गया किनको? एक उनका पुराना चेला था जो उनके आश्रम में ही रहता था, उनका बड़ा खास डिसाइपल था, आनंद गिरी। उससे किसी बात पे झगड़ा हो गया। कहते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हुआ था, क्योंकि अधिकतर इस तरीके के जो आश्रम और मठ हैं उनके पास जायदाद बहुत होती है और पैसा बहुत होता है, क्योंकि तमाम चढ़ावा आता है, लोग दान कर देते हैं ज़मीन, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अमूमन इस तरीके के आश्रमों में, मठों में झगड़े बहुत हैं और आपस में ही तनातनी बहुत रहती है। किसी भी ऐसे शहर में, इंक्लूडिंग अयोध्या, जहाँ पे इस तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मठ हैं, वहाँ पे आपको, वहाँ के कोर्ट्स में अगर आप पता करें तो इस कदर झगड़े, डिस्प्यूट्स वहाँ होते हैं। और आपको भगवादारी साधु इन कोर्ट्स में खूब घूमते हुए मिल जाएंगे, और जिससे भी आप पता करिए तो वो अपने आश्रम को लेके कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा। ये ऐसा ही डिस्प्यूट यहाँ भी बताया जाता है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई। वो जो आनंद गिरी जो चेला था, उससे इनका झगड़ा हो गया, वो अलग हो गया, उसने हरिद्वार में जाके अपना आश्रम बना लिया। उसके बाद कहते हैं कि वो पैचअप भी कर लिया उसने, कुछ समय बाद आया, पब्लिकली माफ़ी मांगी, उसके वीडियोज़ हैं माफ़ी मांगते हुए। तो वो फिर, और क्योंकि उनका बड़ा ख़ास था, बहुत ज़माने से उनके साथ था, वो शायद 14 साल की उम्र से इनके आश्रम से अटैच था, और अभी आज की डेट में शायद लेट 30s वगैरह में है। तो वो, उसको अरेस्ट किया गया आनंद गिरी को, ये कहते हुए कि साहब इनका झगड़ा था और ये ज़रूर इन्हीं का हाथ होगा। अब वो आदमी 6 महीने से नहीं आया इलाहाबाद, और उसने पुलिस कस्टडी में जाने से पहले लोगों को ये भी शक दिखाया है उसने कि वहाँ के जो आईजी हैं केपी सिंह, जो बरसों से इलाहाबाद में ही पोस्टेड हैं, एसएसपी भी रहे, डीआईजी भी रहे और अब आईजी भी हो गए, वो शायद इलाहाबाद पुलिस सर्विस को बिलोंग करते हैं, नॉट इंडियन पुलिस सर्विस। तो क्योंकि अधिकतर वही वहीं और या आसपास रहे हैं, तो उनके ऊपर उसने शक किया कि साहब ये हमसे, इनकी किसी बात से हमसे बहुत वो है नाराज़गी, और ये मुझे मरवा देंगे, उसने ये तक कहा है जेल जाने से। दूसरा, वहाँ के इलाहाबाद के ही 2 पुराने मंदिर हैं। एक पुराना मंदिर है जिसे कहते हैं लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, बड़ा मशहूर मंदिर है, बड़ा ऊँचा। वहाँ के जो पुजारी हैं और उनके बेटे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अभी जब सीबीआई अब आई है, अब सीबीआई क्या करती है तो समय बताएगा, और सबको बड़ी उम्मीद है कि सीबीआई इंडिपेंडेंटली जांच करेगी, किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, और एक क्लियर कट जब उससे खुलासा होगा तो बहुत से हेड्स रोल करेंगे। यानी तमाम लोगों के इसके जो शक के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन जिनका नाम नहीं लिया जाता है तमाम वजहों से, वो शायद सीबीआई द्वारा नेल कर दिए जाएं, और ज़रूरी भी है। और शायद इस खुलासे से ये भी चीज़ सामने आए कि किस तरीके से इस तरीके के धार्मिक मठ जो हैं, वहाँ किस तरीके के झगड़े फसाद अंदरूनी वो चल रहे हैं, और क्या एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हाल हम लोगों ने पहले देखे हैं बहुत से बाबा साधु जो नाजायज़ हरकतें करते हुए, आसाराम बापू हैं, वो राम रहीम, वो तो पाए गए, लेकिन बहुत से लोगों का पता नहीं लगता। और अगर ये इतनी दौलत है इन मठों के पास, तो कोई इन लोग के लिए भी रेगुलेशन होना चाहिए। ऑलरेडी ये चीज़ सामने आने लगी है कि तमाम इस तरीके के मठों में नाजायज़ लोग घुस गए हैं, क्रिमिनल्स भी घुस गए हैं, जो भगवा वस्त्र पहन करके अपने आप को कानून से बचाने के लिए यह हरकत करते हैं। कई ऐसे खुलासे हुए हैं, और यही कारण है कि इस तरीके के लोग, क्योंकि कोई स्क्रीनिंग तो होती नहीं है, जो मालिक हैं मठ के उनको खुश कर दिया किसी वजह से, कोई पूछता नहीं, और वो हर अपना भगवा वस्त्र पहन के उनको इम्यूनिटी भी मिल जाती है, लोग कोई उनके ऊपर शक नहीं करता। और लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी इंसिडेंट्स मर्डर के होते रहे हैं, इस तरीके के मठों के मठाधीशों के मर्डर हुए हैं, वहाँ के बड़े बड़े साधुओं के मर्डर हुए हैं,
और हर एक के पीछे जायदाद और पैसा। हमें उम्मीद है कि सीबीआई इसमें जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली जांच करेगी, निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी, तो इस तरीके के खुलासे होंगे और आगे चल करके किसी प्रकार का अंकुश लग सकेगा नाजायज़ लोगों का भगवा पहन के कानून को धोखा देना और पब्लिक की आंख में धूल झोंकना। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।